गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था भारत के भौतिक मानचित्र में जाना था। पूरे मैप में आपने देखा था कि भारत के जो भी पर्वत और पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं और उनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन कौन सी है। तो मैंने इसीलिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको आप स्वयं से करेंगे। और जैसे अभी जहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो तो अपनी कॉपी में करेंगे और जो भी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं हमारा वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपको ये पता ही है कि मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देता हूँ, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये चोटियाँ, जैसे मैंने कल ये सारी चोटियाँ मैंने बताई थी और इसकी लोकेशन भी बताई थी कि पार्श्वनाथ है वो कहाँ पर है, सागर माता है, K2 है, कोडरो नेशनल बोला था मैंने, अनाईमुड़ी है, गुरु शिखर है, आपकी कलसुबई है। तो इनको क्या है कि आपको आंसर करना है इसका दोस्तों, और उस आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं कल जैसे ही यहाँ आऊँगा, जब भी आगे पढ़ूंगा तो मैं उसका आंसर वहाँ भी बता दूंगा और कमेंट बॉक्स में नेट को मैं वहाँ भी बता दूंगा। आज हम क्या करेंगे, भारतीय भौतिक मानचित्र में कल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बताया था हम क्या करेंगे, माउंटेन या हिल्स किया, जैसा कि हमने विश्व मानचित्र में भी देखा था। दूसरे नंबर पे क्या था, हमने प्लेटो या पठार किया था। आज हम इसी को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या है, ज़्यादातर लोग क्या है परेशान होते रहते हैं, जैसे कि तैयारी के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता है, मैं ये परेशान हूँ, मैं वो परेशान हूँ, काफ़ी चीज़ें परेशान बताते रहते हैं। तो इनके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, इनके मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इसके लिए आपको, जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी। एक बार क्या था, एक भिखारी था, और वहाँ से क्या है कि एक व्यक्ति गुजरा था। उसने क्या किया था, भिखारी को पैसे डाल दिए, पैसे डाल के वो सीधा ट्रेन में चला गया। भिखारी के पास कुछ और सामान भी रखा हुआ था, तो पैसे तो डाल दिए उसने, दोबारा ट्रेन में से उतरा और उसने क्या किया, जो भिखारी के वहाँ पैसे रखे थे, पैसे के अलावा और सामान रखा था, उसको वो वहाँ से ले गया और ट्रेन में चला गया। तो उसने कहा था ये मेरे पैसों की कीमत है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे पैसों की कीमत है। तो ठीक है, चला गया फिर आराम से। फिर भिखारी ने मनन किया उस चीज का कि इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा क्यों बोला। तो वो क्या करता है, भिखारी घर जाता है, आराम से सोचता है, 1 दिन 2 दिन आराम से सोचता है। उसको वो बात इतनी ठेस लग गई कि उसने क्या किया कि उसने काम धंधा करना स्टार्ट कर दिया। काम धंधा स्टार्ट करने के बाद वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता गया आगे, और एक दिन काफी अच्छा आदमी बन गया। एक दिन क्या हुआ था दोस्तों कि वो एक पार्टी में गए थे। वो पार्टी में वो भी व्यक्ति आया था, एकदम जो भिखारी था सूट बूट पहन के आया था एकदम से, और वो भी व्यक्ति आया था जो ट्रेन में गया था, तो वो भी आया था। तो उसने इतना गौर नहीं किया, जब भिखारी ने कहा था उससे, उस व्यक्ति से, आपने मुझे पहचाना? उसने कहा मैंने तो नहीं पहचाना। तो फिर वो बोलता है मैं वो भिखारी हूँ जिसको आपने क्या है मुझे पैसे दिए थे, उसके बदले में आपने क्या है मेरा सामान भी ले लिया था और मुझसे बोला था ये मेरे पैसों की कीमत है। तो मैंने उस दिन से क्या किया था, उस दिन से मैंने यही सोचा और मेरा आत्मविश्वास को मतलब इतनी ठेस लगी कि मैं क्यों नहीं काम कर सकता हूँ, जब मेरे पास सारी चीजें हैं तो मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे भिखारी क्या है, भिखारी उस आदमी से कन्वर्सेशन कर रहा है जो ट्रेन में चढ़ा था। तो उसी दिन से मैंने काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। तो इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है, उसने पूछा था क्योंकि आपने जो कहा था कि इसकी कीमत है, यानी हर चीज की एक कीमत होती है। तो उसने कहा था मेरे मतलब स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंची कि मेरे स्वाभिमान जाग गया उससे, और मेरा स्वाभिमान जाग गया तो अब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो स्वाभिमान दोस्तों एक ऐसी चीज है कि जो भी व्यक्ति अपने प्रति, यानी मैं अपने स्वाभिमान के प्रति जो सोचता हूँ, तो मेरी जैसी प्रतिभा में अन्य व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति हो वो भी वैसा ही सोचेगा। अगर मैं अपने बारे में स्वयं ही बुरा सोचता हूँ तो डेफिनेटली ये सामने वाला मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा। इससे ज्यादा जरूरी है कि जैसे आप अपने बारे में अच्छा सोचो
आगे वाला क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, इस पे आप कोई निर्भर नहीं करता। सबसे पहले क्या है, अपने स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाने दो, अपने स्वाभिमान को बनाए रखो। सामने वाला अपने आप से वही व्यवहार करेगा जो आप अपने प्रति व्यवहार कर रहे हो। मानिए अपनी ये बॉडी और अपने आप को क्या है अलग अलग मान के चलो, और सबसे अच्छा क्या है कि अपने प्रति एक अच्छा व्यवहार करो, तभी आप दूसरे क्या है आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, अन्यथा कोई आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। तो इससे दोस्तों आपको यही सीख मिलती है कि आप क्या करोगे कि अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो, हर परिस्थिति में आपका स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस कहानी बस यही हम आज शुरुआत करते हैं भारत के पठार के बारे में। आप मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको। तो दोस्तों कल मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बताया था हिमालयन रीजन, यहाँ से क्या है हिमालय का ट्रांस हिमालय बताया था। उसमें आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी रेंज बताई थी। फिर हम क्या है कि ये हिमालय वाला रीजन है जो कि यहाँ पे फैला हुआ था, उसको मैंने नाम दिया था ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय। उसके नीचे हिमालय था, उसका मैंने नाम दिया था लेसर हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद सबसे नीचे जो हिमालय था उसका नाम मैंने शिवालिक दिया था। आपको यहाँ भी है कि ये लेसर हिमालय जब मैंने बताया तो आपको मैंने बोला था पीर पंजाल है, नागटिब्बा है, धौलाधार है, महाभारत रेंज है। इस प्रकार से वो क्या है कि श्रेणियों में विखंडित हो गया है। शिवालिक है, शिवालिक यहाँ मैंने चूड़िया घाट बताया था। यहाँ पर आगे एक यहाँ पार्ट है, ये पार्ट क्या है कि यहाँ तीस्ता रिवर के पास लेसर हिमालय में मिल जाता है। आगे यहाँ मैंने पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बताई थी। इस प्रकार से यहाँ अरावली बताया था, यहाँ विंध्य बताया था, आपको सतपुड़ा रेंज बताई थी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बताए थे मैंने कल आपको। अभी हम क्या है हमारा मुख्य फोकस है माउंटेन पे ना होके हमारा मुख्य फोकस है किस पे, पठारों पे। तो दोस्तों हम आज क्या है पठारों को जानेंगे। जैसे हमारा ये है, हमारा जब भी हम प्लेन रीजन पढ़ेंगे तो ये है हमारा सतलज इंडस का मैदान, ये वाला प्लेन है। यहाँ से क्या है, यहाँ आपकी सतलज रिवर है और यहाँ आपकी इंडस रिवर है जो पाकिस्तान में जाके आगे से आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया है इंडस सतलज का मैदान। जब भी मैं मैदान कराऊंगा वो बताऊंगा, अभी मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ सारी चीज़ों के लिए। यहाँ से क्या है कि यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, गंगा रिवर निकल के ये जाती है सीधी आपकी, और ये आपकी है यमुना रिवर। तो ये है गंगा यमुना का मैदान। सेम इसी प्रकार से यहाँ से क्या है जो कल मैंने आपको बताई थी दिहांग रिवर है, दिहांग रिवर इधर जाती है, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जाके यहाँ बांग्लादेश में जाती है, तो यहाँ भी इसे क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये जब हम प्लेन रीजन पढ़ेंगे इनको हम वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा मुख्य फोकस क्या है, पठार। जैसा कि मैंने बताया था पठार क्या होता है, पठार जैसी ऐसी आकृति होती है, इसके ऊपर से जैसे एक प्लेट डाल दो, यहाँ से इसके कगार होंगे बहुत शार्प होंगे, एकदम खड़े हुए कगार होंगे, और ऊपर से क्या है एकदम से प्लेन सरफेस होगा। तो आप इसकी आकृति ऐसे देख सकते हो पठार की, यहाँ से ये रीजन होता है। और आपको पर्वत बताया था, पर्वत के क्या है जो कगार होते हैं स्लांट होते हैं, और यहाँ पे चोटी होती है वो एकदम से खड़ी हुई होती है। तो ये है दोस्तों जैसे पठार है। अभी हम यहाँ देखते हैं हमारा ये वाला रीजन है नीचे वाला, हमने सबसे पहले क्या बताया था इसे पेनिनसुला रीजन। तो पेनिनसुला क्या होता है मैंने बताया था कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ आकृति होती है। तो ये पेनिनसुला रीजन क्या है, जब नीचे से ऊपर की तरफ आया था, तो जब ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा था, जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है यहाँ थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया। इस गैप के कारण क्या हुआ था आपकी ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन टूट के क्या इस साइड में चला गया। यानी आप अगर एक बांस को लो, बांस पे से क्या है दोनों तरफ से क्या है वेट डाल दो, तो क्या है बीच में से टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। तो सेम कंडीशन ऐसे ही यहाँ छोटा सा पार्ट चला गया और यहाँ भारी पार्ट रह गया। तो हम दोस्तों हमें इसकी लोकेशन जानेंगे आज, और इनके नाम क्या क्या हैं ये जानेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका नाम है दोस्तों, मैंने कल चोटियों में भी बताया था जब बता रहा था, कार्बी एंगलोंग। ये कार्बी एंगलोंग क्या है पठार है। अब ये आपको यहाँ भी बताऊं, पठार के ऊपर भी काफी चोटियां हो सकती है, मतलब जो भी प्लेन रीजन है ऊपर से जाके कई बार क्या है कि कभी ऊपर उठ जाते हैं कभी नीचे दब जाते हैं, तो वहां पे क्या है चोटी और घाटी बन जाती हैं।
तो यहाँ पे ये 1 और 2 लिखा है मैंने, ये है आपकी मिकिर और रेंगमा। इन दोनों का नाम उसी प्रकार से आया जैसे कि मैंने यहाँ बताया था। जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्रों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। तो यहाँ की आप कौन सी जगह आपसे पूछा है, तो मिकिर रेंगमा है जो कार्बी एंग्लों का पार्ट है, और वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट भारत में। अब आपने ये देखा होगा कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो वो आप बताते हैं कि चेरापूंजी में होती है। तो वो चेरापूंजी वाला रीजन कहाँ है, यहाँ पर है। क्योंकि जब आप मानसून पढ़ेंगे तो मानसून से क्या होगा कि मानसून जैसे यहाँ से उठता है, मान लो जो भी साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ से उठा तो एक शाखा तो इधर चलेगी इसकी, और दूसरी शाखा जैसे इधर जाती है। जब आप पढ़ेंगे, जब मानसून पढ़ेंगे उस टाइम पे आप पता पड़ जाएगा। तो ये वाली शाखा है, तो ये वाली शाखा क्या है कि जैसे ये चोटियां, ये चोटी यूं है, तो जैसे यहाँ से जैसे टकराई सीधी सी, तो यहाँ क्या हुआ, ये अंदर चली गई। अंदर से क्या है कि इसमें तो क्या है, वाष्प है, तो वाष्प के कारण बस यही बारिश करती रहती हैं ज्यादातर। तो यहाँ सीधे टकराती हैं और बारिश करती रहती हैं। आपने कभी देखा होगा कि मौसम राबिया, चेरापूंजी जैसे नाम कभी पढ़े होंगे कि भारत में सबसे सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, वो इसी वाले रीजन में है। तो इनको नाम दे दिया है दोस्तों हमने तीनों को। पूरे के पूरे को आप बोल देते हैं आपको मेघालय पठार। और इसमें जो 1 2 3 लिखा हुआ है उन चोटियों को आप बोल सकते हो गारो, दूसरे को बोल सकते हो खासी, और तीसरी को बोल सकते हो दोस्तों जयंती। ये इन तीनों के नाम है, गारो, खासी, जयंतियां। और यहाँ क्या बताया था ना, मिकिर रेंगमा। ये है कार्बी एंग्लों पठार के पार्ट, और ये है मेघालय पठार के पार्ट। अब दोस्तों मेनलैंड टेरिटरी पे चलते हैं, भारत की पे। तो यहाँ क्या देखते हैं, आपने शायद सबने सुना होगा छोटा नागपुर पठार। तो ये छोटा नागपुर पठार है, वो आता है जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे इसका, तो ये क्या है कि बिहार वाला रीजन है, और ये क्या है, झारखंड वाला रीजन है। लेकिन यहाँ से क्या है कि बीच में से कौन सी रिवर गुजरती है आपकी, जैसे दामोदर रिवर गुजरती है आपकी। तो दामोदर रिवर क्या करती है, इस पठार को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। उसमें से जैसे पहला पठार कहलाता है हजारीबाग प्लेटू या हजारीबाग पठार, ये है हजारीबाग प्लेटू, और ये है आपका रांची प्लेटू। दोस्तों झारखंड की कैपिटल कौन सी है, झारखंड की कैपिटल कौन सी है, तो सेम। तो ये कौन सा रीजन होगा, झारखंड रीजन होगा। झारखंड रीजन के कारण इसको क्या बोल दिया है, झारखंड प्लेटू। और यहाँ पे हजारीबाग है, हजारीबाग प्लेटू बोलते हैं। लगभग ये दामोदर नदी से ऊपर जाते हैं, तो ये पड़ता है। और ये आपकी क्या है कि बिहार वाले रीजन में पड़ता है। तो इसी हिसाब से आपको क्या देखना है, जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, पठार पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको पॉलिटिकल मैप साथ ही साथ रखना है, और साथ ही साथ ये लोकेशन को इंडिकेट करना है। अब आप दोस्तों यहाँ से चले तो आपने कभी नाम सुना होगा, ये है पूरा का पूरा, काफी बड़े रीजन में है, मालवा प्लेटू। पूरा का पूरा रीजन है। अगर इसको अगर नेचुरल बाउंड्री से हम देखें तो इसके जो नॉर्थ में है तो वो है यमुना रिवर। यमुना रिवर बह के क्या है आगे गंगा में मिलती है। इसके साउथ में देखते हैं तो ये है तापी रिवर, तापी रिवर बहती है। और इसके वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आप कह सकते हो वो है अरावली रेंज। अरावली रेंज से आप जैसे पूर्व में देखते हैं, ये मालवा के पूर्व में देखते हैं तो यहाँ है आपकी सोन रिवर। तो जैसे मैं रिवर बताऊंगा वो वहां ढंग से देखते चलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है आपको जानना जरूरी है कि जो मिडिल पार्ट में है वो क्या है आपका मालवा पठार है। मालवा पठार से जैसे ऊपर क्या है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे दो छोटे छोटे और पठार हैं, उनका नाम है, जैसे इसका नाम है बुंदेलखंड और आपके दूसरे का नाम है दोस्तों बघेलखंड। अभी इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बुंदेलखंड है वो क्या है, अब इधर से मानो तो एमपी के क्या है नॉर्थ वेस्ट में है, और
बुंदेलखंड है वो आपके किसमें, नॉर्थ ईस्ट में है दोस्तों। तो अभी हम आगे चलते हैं, हमने मालवा प्लेटू जाना, हजारीबाग प्लेटू जाना, रांची प्लेटू जाना। अभी हम चलते हैं तापी से नीचे, और यहाँ आपके उड़ीसा के पास है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट आंध्र प्रदेश में ये आपका पठार है दंडकारण्य पठार। इसको मैं नाम दे दूं दंडकारण्य प्लेटू। दंडकारण्य प्लेटू से दोस्तों आप नॉर्थ में चलते हैं, यानी आंध्र प्रदेश की मेनलैंड टेरिटरी में चलते हैं, तो आपके ये है रॉयल सीमा पठार। जब भी दोस्तों क्या है कि जब भी नक्सलवादी की बात होती है तो नक्सलवादी के क्षेत्र में जब भी हम रेड कॉरिडोर की बात करते हैं तो हम रॉयल सीमा और दंडकारण्य पठार को उसमें देखते हैं। अभी आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, पॉलिटिकल मैप में आपने देखा था, इसी का नाम दे दिया है महाराष्ट्र प्लेटू। अब यहाँ क्या रीजन है आपका, तेलंगाना का रीजन है, तो तेलंगाना का नाम दे दिया है उसी के आधार पर तेलंगाना प्लेटू। अभी यहाँ से जैसे नीचे चलते हैं तो इसको पूरे का नाम दे दिया आपका कर्नाटका प्लेटू। हालांकि नीचे अगर आप चाहो तो तमिलनाडु प्लेटू वो है, लेकिन इसका ब्रॉड टर्म में देखते हैं, हम इसको देखते हैं कर्नाटका प्लेटू। अभी यहाँ क्या है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है कर्नाटका प्लेटू का, वेस्टर्न पार्ट को हम बोलते हैं मलनाड, पर्टिकुलर टर्म है उसके लिए मलनाड। तो मलनाड में क्या है कि जहाँ भी जैसे टी प्लांटेशन है या कुछ भी प्लांटेशन टाइप का होता है तो वो कहाँ पे होता है, आपके वेस्ट रीजन में। क्योंकि यहाँ से क्या है कि जैसे जब भी आप क्रॉप पढ़ोगे तो क्रॉप के अंदर क्या पढ़ोगे, जैसे उसके अंदर देखेंगे कि टी प्लांटेशन के लिए कंडीशन क्या जरूरी होती हैं। तो उसके लिए जैसे क्या है कि वाटर फ्लो होना चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए, वाटर मतलब अंदर नहीं रहना चाहिए। तो कैसी सरफेस पे होगा वो, पहाड़ी या माउंटेन रीजन पे होगा वो, कि ऐसे होगा रीजन तो पानी से इससे क्या होगा, यहाँ से आया और नीचे से निकल जाएगा सीधा सीधा। तो जैसे ही आप क्रॉप पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी चीजें देखोगे। अभी यहाँ से जो इधर वाला रीजन है, ईस्ट वाला रीजन है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन प्लेटो बोल देते हैं। ये किसके पार्ट है, हमने दोनों किसके पार्ट देखे, कर्नाटका प्लेटो के पार्ट देखे। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो भी पठार हैं वो सभी इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अगर आपने इनकी लोकेशन जैसे देखी तो आपको क्या पता पड़ेगा, जैसे अभी जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इनका क्या फायदा होता है, तो उसी आधार पर मैं बताऊं कि आपने जब भी पर्वत पढ़े, अगर पर्वत जब पढ़े तो आप क्या देखोगे, क्योंकि रिवर सिस्टम है, जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पर्वत जैसे कहीं से आता है वो हमेशा पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से आता है, क्योंकि रिवर कैसे फ्लो होती है, हाईलैंड से लोलैंड टेरिटरी पे फ्लो होती है, यानी पर्वत से आप कह सकते हो प्लेन रीजन में फ्लो होती है। कहीं भी हो आप भारत में देख सकते हो, जैसे गंगा रीजन है तो गंगा जो आ रही है वो कहाँ से, पहले कहाँ से निकली, उत्तराखंड से ऊपर से निकली। उत्तराखंड से क्या है, माउंटेन रीजन है, पूरा हिमालय वाला रीजन है। हिमालय रीजन से कहाँ आई, हरिद्वार से नीचे की तरफ आई, तब प्लेन रीजन में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से क्या है, माउंटेन के आधार पर हम रिवर सिस्टम समझते हैं, पठारों के आधार पे हम क्या समझेंगे, पहला रिवर सिस्टम समझेंगे, दूसरा क्या समझेंगे, जैसे पठारों पे क्या बन सकती हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करते हैं, तो भारत में जैसे सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करते हैं, ऊपर जो नॉर्थ इंडिया में सिंचाई होती है वो होती है आपकी नलकूप या कुओं से। लेकिन साउथ इंडिया में ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ की रॉक है वो हार्ड है। जब चट्टान हार्ड होगी तो यहाँ क्या पॉसिबल है, केवल तालाब बनाना पॉसिबल है, क्योंकि कुआं कैसे खोदेंगे उसमें, या नलकूप कैसे डालेंगे। तो यहाँ की जो सिंचाई होगी वो ज्यादातर किससे होगी, डेफिनेटली तालाबों से होगी। तो इस प्रकार से क्या है कि हर चीज का जैसे ही अप्लाइड करते चलेंगे, पहले क्या है हमें लोकेशन आना चाहिए, लोकेशन के बाद जैसे हम और सारी चीजों को जानेंगे उसी हिसाब से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वाले में हम क्या है, अभी हम पठारी पढ़ेंगे
हम आगे वाले लेक्चर में क्या है कि आगे प्लेन रीजन देखेंगे। प्लेन रीजन के बाद क्या है आपका कि डेजर्ट है, डेजर्ट के बाद रिवर सिस्टम है। अगर चाहेंगे तो हम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लोकेशन है। अदरवाइज हम जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे या हवा प्रणाली पढ़ेंगे तब उसको और ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे। लेकिन उस टाइम पे क्या है कि आपकी पर्टिकुलर लोकेशन याद होनी चाहिए अगर आपको आगे उससे बेहतर जानना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।